बचपन में आपने खूब डी फॉर डॉग पढ़ा होगा, लेकिन आज अपन डी फॉर एक ड्रग का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है डिजॉक्सिन ड्रग। तो डिजॉक्सिन ड्रग को सिंपली अगर मैं याद रखने की एक ट्रिक में या समराइज करने के एक ट्रिक में याद रखने का एक तरीका बताऊं तो वो होता है 3D ड्रग। अब इस ड्रग को मैंने 3D ड्रग क्यों कहा है, क्योंकि ये डी फॉर डिजॉक्सिन से शुरू होती हैं, ये डी फॉर दिल पे काम करती हैं और डी फॉर दिल की धड़कन को कम करने का काम करती हैं, यानी ये हार्ट रेट को घटाने का काम करती हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉर्थ वाईफाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, जहां अपन डिस्कस कर रहे थे फार्मेकोलॉजिकली ड्रग्स की एक इंपॉर्टेंट सीरीज जिसका नाम रखा था अपन ने फार्मास्नैप। उस सीरीज में अपन एक वीडियो डिस्कस कर चुके थे जिसका नाम था लिथियम। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाएं और इस वीडियो को देखें। दूसरी ड्रग जिसका आज अपन जिक्र कर रहे हैं वो है डिजॉक्सिन ड्रग। और जैसा कि इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको, ये एक कार्डियक ड्रग है, यानी दिल पे काम करती है और उसकी धड़कन यानी हार्ट रेट को ये कम करने का काम करती है। तो डिजॉक्सिन ड्रग क्या होती है, क्या इसके यूजेस हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इससे जुड़ी हुई नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, इन सब के बारे में अपन आज डिटेल में स्टडी करेंगे मेरे यानी विकास के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपने नॉर्थसेट वाईफाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फर्स्ट ड्रग जिसका अपन आज डिस्कस कर रहे हैं वो है डिजॉक्सिन ड्रग। और डिजॉक्सिन बेसिकली एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग होती है, यानी ये जिस क्लास से बिलोंग करती है उसको अपन कहते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आपने जरूर सुने होंगे 11th और 12th की केमिस्ट्री में। बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ होते हैं, ये शुगर के मॉलिक्यूल जब भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को अपन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ अपन पढ़ रहे हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स के बारे में। तो इस क्लास के अंदर बहुत सारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स होती हैं, जिसके एग्जांपल यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट जिसका नाम आता है वो है डिजिटॉक्सिन। सेकंड एक और ड्रग आती है ओलियंड्रिन, और थर्ड एक ड्रग आती है ब्यूफालिन। ब्यूफालिन, ये तीन ड्रग आती हैं, और चौथी ड्रग जो आज अपन पढ़ रहे हैं दैट इज द डिजॉक्सिन। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना कि डिजॉक्सिन ड्रग को अब बैन कर दिया है यूएसए ने, यानी यूएसए कंट्रीज अब इस ड्रग को यूज नहीं करता है। तो मोस्ट पॉपुलरली जो कार्डियोसाइड्स ड्रग है वो है डिजॉक्सिन, और अपन डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिजॉक्सिन बेसिकली एक कार्डियो ग्लाइकोसाइड ड्रग है, नहीं ये कार्डियक डिजीजेस में कार्डियक कंडीशंस को क्योर करने के लिए यूज में आती हैं। सोर्स की अगर बात करें यानी नेचर में से कौन सी चीज से इसे प्राप्त किया जाता है तो वो है एक प्लांट जिसका नाम है व्हाइट फॉक्स ग्लो या डिजिटलिलेनाटा प्लांट में। खास इंपोर्टेंट बात नहीं है ये। बात करें इसके मैकेनिज्म की तो ये दो मैकेनिज्म पे काम करता है। फर्स्ट, ये ब्लॉक करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को। अब ये पंप क्या होते हैं और कहाँ सिचुएटेड होते हैं, क्या इनके फंक्शन होते हैं, ये बहुत डीप हो जाएगा इस ड्रग के पर्सपेक्टिव से। लेकिन इस पंप के ब्लॉक होने से क्या रिजल्ट या क्या इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलेंगे वो अपन जरूर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि ये ब्लॉक करती है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को। सेकंड, ये वर्क करती है पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक के रूप में। किसके रूप में, पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप सभी ने पढ़ा होगा, और वो क्या होता है, वो होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट की तरह ये काम करती है, डाइजेस्टिव की तरह। और माइमेटिक का मतलब होता है मिमिक्री करना, उसकी तरह एक्टिंग करना। तो दीज आर एक्ट लाइक एज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन। अब अपन बात करते हैं कि ये किस तरह एक्ट करती है। तो यहाँ तीन टर्मिनोलॉजी मेंशन है। फर्स्ट इज द ड्रोमोट्रोपिक, सेकंड इज द क्रोमोट्रोपिक एंड थर्ड इज द आइनोट्रोप्स। और थर्ड वन के बारे में आप सभी ने थोड़ा बहुत नाम सुन रखा होगा। अब अगर इस पूरे टॉपिक में अगर किसी एक स्लाइड को मैं इसकी बैकबोन कहूं तो वो एक तीनों टर्मिनोलॉजी है। अगर आपने इस टर्म्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लिया है तो आप
कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डिजॉक्सिन का यूज क्या है, डिजॉक्सिन के साइड इफेक्ट क्या है और डिजॉक्सिन का बॉडी में मैकेनिज्म क्या होता है। तो इन तीनों चीजों को आपको एकदम ध्यान से समझना है और बिल्कुल आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगी ये तीनों चीजें। फर्स्ट जो टर्म है दैट इज द ड्रोमोट्रोपिक, और ड्रोमोट्रोपिक से सिंपल मीनिंग होता है कि जो इंपल्स हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए ट्रैवल करते हैं उनकी स्पीड को अपन कहते हैं ड्रोमोट्रोपिक। दैट मीन स्पीड ऑफ इंपल्स ट्रैवल थ्रू एवी नोड्स। तो जो एवी नोड से इंपल्स ट्रैवल करते हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, उस टर्म्स को अपन कहते हैं ड्रोमोट्रोपिक टर्म। सेकेंड टर्म जो आती है दैट इज द क्रोमोट्रोपिक, और ये क्रोमोट्रोपिक रिलेटेड होता है हार्ट रेट के। हार्ट रेट यानी कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है हार्ट में, हार्ट कितनी बार संकुचित और रिलैक्स हो रहा है, स्क्वीज और रिलैक्स हो रहा है, उसको अपन कहते हैं क्रोमोट्रोपिक। थर्ड आप सभी ने सुना रखा होगा और ये है आइनोट्रॉप्स, और आइनोट्रॉप्स का मतलब होता है स्क्वीज, स्क्वीज या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने को ही क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को अपन क्या कहते हैं, दैट इज द आइनोट्रॉप्स। अब इन सब टर्म्स के आगे नेगेटिव और पॉजिटिव लगा है, तो अब अपन बात करते हैं कि डिजॉक्सिन किस तरह की ड्रग है। तो फर्स्ट यहां लिख रखा है नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक, यानी नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक यानी ये कम करने का काम करती है किसको, स्पीड को, इंपल्स की। यानी ये क्या करेगी, डिक्रीज इंपल्स स्पीड, यानी एवी नोड के थ्रू जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको ये धीरे करने का काम करेगी डिजॉक्सिन। सेकेंड ये काम करती है नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक के रूप में, यानी ये डिक्रीज करती है हार्ट रेट को, क्योंकि क्रोमोट्रोप का मतलब होता है हार्ट रेट। तो ये किसको डिक्रीज करती है, हार्ट रेट को, और ये सबसे प्राइम फंक्शन है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और थर्ड टर्म आप सभी ने सुन रखी होगी दैट इज द पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि आइनोट्रॉप्स ड्रग्स क्या होती हैं, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो आइनोट्रॉप का मतलब होता है स्क्वीज या कॉन्ट्रैक्शन, और पॉजिटिव से मतलब है इंक्रीज करना। दैट डिजॉक्सिन क्या काम करती है, ये इंक्रीज करती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, यानी ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को, कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड को नहीं, कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को, यानी कितना अच्छे से वो कितना टाइटली स्क्वीज हो रहा है उसको ये क्या करती हैं, बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये तीनों इफेक्ट जो हैं वो इस ड्रग के साथ देखने को मिलते हैं, और इन तीनों इफेक्ट के बेस पे ही ये पूरा ड्रग का चैनल काम करेगा। अब इन तीनों को आपको दिमाग में बिठा लेना है। इसी के बेस पे अपन देखते हैं कि ये क्या इफेक्ट देती है, यानी डिजॉक्सिन के क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला जो अपन ने देखा था वो था दैट इज द नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक, यानी ये स्पीड को कम करती है, और स्पीड अगर कम होगी, अगर सिग्नल्स ही कम ट्रैवल करेंगे तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा डिक्रीज हार्ट रेट, और ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये डिजॉक्सिन क्या करती है, डिजॉक्सिन इंपल्स को स्लो करती है, और उसके कारण डिजॉक्सिन हार्ट रेट को भी कम करने का काम करती है। अब जो दूसरे से लेके जितने भी अपन इफेक्ट पढ़ेंगे वो सब पढ़ेंगे इसके पॉजिटिव आइनोट्रॉप एक्ट के कारण, पॉजिटिव आइनोट्रॉप नेचर के कारण। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ाते हैं, यानी हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, ये इंक्रीज करती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब जब हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अच्छे से फोर्स करके ब्लड को बाहर इजैकुलेट करेगा, तो अंदर से ब्लड बाहर ज्यादा निकलेगा, यानी ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज क्या होगा यहाँ पर, कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज देखने को मिलेगा। और कार्डियक आउटपुट जब भी बढ़ेगा बॉडी में तो क्या देखने को मिलेगा, दैट इज द इंक्रीज ब्लड प्रेशर। यहाँ पे ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा बढ़ा हुआ, और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बॉडी में, टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन, अब टिश्यू परफ्यूजन क्या होता है, बॉडी के एक एक टिश्यू को ब्लड सप्लाई
इतनी वॉल्यूम में होती हैं, वो कहलाता है टिश्यू परफ्यूजन। तो ये मोटा मोटी दो तरह की कैटेगरी के इफेक्ट जो होते हैं वो बॉडी में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, ये हार्ट रेट कम देखने को मिलती है क्योंकि ये एक नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक, आइदर ये नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक ड्रग होती है, और पॉजिटिव आइनोट्रोप होने के कारण इसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं। अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर अच्छे से निकलेगा, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, टिश्यू परफ्यूजन बढ़ेगा और आइदर ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब इन्हीं बेसिस पे अपन पढ़ेंगे इनके यूज के बारे में कि डिजॉक्सिन का यूज क्या होता है। तो डिजॉक्सिन जो काम करता है वही यूज होता है, यानी अगर ये हार्ट रेट को कम करने का काम करता है तो इसका यूज कहाँ करेंगे अपन, टैकीकार्डिया की कंडीशन में, डिसरिथमिया, एरिथमिया की कंडीशन में। अगर ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आउटपुट और टिश्यू परफ्यूजन को कम करने का काम करता है तो अपन कहाँ पढ़ेंगे, जहां कार्डियक आउटपुट क्या है, कम हो रहा है। तो देखते हैं ओवरऑल इसका क्या यूजेस हैं बॉडी में, यानी कौन सी कंडीशन में इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट अपन सिंपल देखते हैं कि डिसरिथमिया की कंडीशन में इसको यूज करते हैं। अब डिसरिथमिया क्या होते हैं, डिसरिथमिया का मतलब होता है सिंपली रेट एंड रिदम। हार्ट की रेट और रिदम जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं डिसरिथमिया। और डिसरिथमिया में दोनों चीजें होगी, हार्ट रेट बढ़ना या कम होगा, लेकिन अपन यहाँ डिसरिथमिया में ड्रग का यूज कर रहे हैं और ड्रग हार्ट रेट के साथ क्या कर रही है, हार्ट रेट को कम करने का काम कर रही है। तो ऐसे डिसरिथमिया जिनमें टैकीकार्डिया देखने को मिले, जिसमें हार्ट रेट ज्यादा देखने को मिले, उन सब में अपन डिजॉक्सिन यूज करेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है टैकीकार्डिया, और टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट जो होते हैं वो किससे अब वो चली जाए 100 बीट पर मिनट। नॉर्मल अगर कोई पूछ ले आपसे तो रेंज होती है 60 से 100 बीट पर मिनट, लेकिन अगर ये 100 से ऊपर चली जाती है तो उस कंडीशन को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। और यहाँ डिजॉक्सिन का यूज करते हैं क्योंकि ये एक नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक ड्रग होती है। सेकंड, अपन दो कंडीशन में इसका यूज करते हैं, आर्टीरियल फ्लटर एंड आर्टीरियल फिब्रिलेशन। थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इन सब से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब आर्टीरियल फ्लटर और आर्टीरियल फिब्रिलेशन, और दोनों में आप नोट करें कि यहाँ अपन सिर्फ आर्टीरियल यानी हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ नीचे वाले यानी वेंट्रिकल के फ्लटर, फिब्रिलेशन और टैकीकार्डिया यानी वीटी की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीटी में डिजॉक्सिन का यूज नहीं करते हैं। वीटी एक सीवियर कंडीशन है जिसका मैनेजमेंट किस तरह से होता है ये अपन फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अपन डिस्कस करते हैं आर्टीरियल फ्लटर। तो फ्लटर की कंडीशन क्या होती है, जब आर्टेरियम यानी हार्ट का ऊपर वाला चैम्बर की जो स्पीड है कांटेक्ट करने की, वो अगर हो जाए 250 से 300, तो इतनी ज्यादा अगर आर्टेरियम की कांटेक्ट करने की स्पीड होती है तो उस कंडीशन में अपन इसका यूज करते हैं। और फिब्रिलेशन को बोलते हैं अगर आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्टिलिबिलिटी जो होती है वो 350 से 600 बीट पर मिनट हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं अपन आर्टेरियल फिब्रिलेशन। अब इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं अपन इनके बारे में। सबसे पहले मैंने बताया आर्टेरियल फ्लटर के बारे में। तो आर्टेरियल फ्लटर क्या होता है, फ्लटर होता है जिसमें हार्ट रेट चली जाती है 250 से 300। अब आप सभी को ये पता होगा कि हार्ट रेट में आर्टेरियम के कॉन्ट्रैक्शन से एक पी वेव मिलती है, यानी जब भी हार्ट का अपर चैम्बर या एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पी वेव को जनरेट करेगा। तो जब हार्ट रेट इतनी हो गई यानी आर्टेरियम का कॉन्ट्रैक्शन 250 से 300 हो जाता है तो पी वेव रिकॉर्ड नहीं कर पाती ईसीजी। सिंपल सा आप इस एग्जांपल से समझिए कि अगर इस हार्ट को मैं हिला रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 तो आप इजीली काउंट कर पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर यही फिंगर में अगर 350 से 400 बार अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, यानी ये 300 से 400 से ऊपर अगर ये हार्ट का जो अपर चैम्बर है, एट्रियम है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में ईसीजी इसकी काउंटिंग नहीं कर सकती, इसकी गिनती नहीं कर सकती। तो जो पी वेव बनती है हार्ट के अपर चैम्बर के कॉन्ट्रैक्शन से यानी एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से, वो रिकॉर्डेबल कम होगी, यानी कम रिकॉर्ड हो पाएगी। तो उस कंडीशन में जो ईसीजी देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह से मिलती है। ये इस तरह से पी वेव आती है और फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, फिर पी वेव आती है, फिर क्यूआरएस। तो इस तरह की जो पी वेव देखने को मिलती है, इस पी वेव को अपन बोलते हैं टूथ सेव। ये दांतों के आकार की मिलती है, जैसे दांत
का शेप आपने देखा होगा ऊपरी सरफेस का, वैसे तो ये टूथ शेप ईसीजी अगर पूछ ले सिंपली कि आर्टीरियल फ्लटर में ईसीजी कैसी देखने को मिलती है, तो दैट इज द टूथ शेप ईसीजी। अब क्वेश्चन कभी कभार इसके मैनेजमेंट से भी पूछ लेते हैं कि आर्टीरियल फ्लटर का मैनेजमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे इसका मैनेजमेंट होता है ऑब्जर्वेशन। आपको बस पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और कोई मैनेजमेंट नहीं करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्टीरियल फ्लटर का मैनेजमेंट क्या होगा, तो ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को ताकि पेशेंट को वीटी डेवलप ना हो जाए। सेकेंड कंडीशन जो अपन डिस्कस थोड़ी सी कर लेते हैं, दैट इज द आर्टीरियल फिब्रिलेशन। और फिब्रिलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हार्ट रेट चली जाती है 350 से 600 बीट पर मिनट। तो इसकी ईसीजी भी एग्जाम में पूछते हैं कि इसकी ईसीजी कैसी बनेगी, तो ये भी पी वेव के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो जहां 300 से 350, 250, 300 में जो पी वेव थोड़ी बहुत मिल रही थी, यहाँ वो भी मिलना बंद हो जाएगी। तो अराउंड फ्लैट पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर फैट पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह की ईसीजी अगर देखने को मिले, जिसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ पी वेव, जहां पे पी वेव बिल्कुल ही एब्सेंट होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो ईसीजी देखने को मिलती है आर्टीरियल फिब्रिलेशन में। और इसके मैनेजमेंट से अगर क्वेश्चन आए कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसका मैनेजमेंट अपन इसमें हेपेरिन देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर बात करें कि मैनेजमेंट में अगर नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो अपन करेंगे कॉल टू डॉक्टर, अपन फिजिशियन को कॉल करेंगे। और क्यों कॉल करेंगे, क्योंकि हार्ट बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए उसको स्क्वीज करने का टाइम कम मिल रहा है। अगर बहुत ज्यादा बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा तो वो अच्छे से स्क्वीज नहीं होगा, अंदर जो ब्लड भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक वर्ड जिसका है रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप दिमाग में बिठा लेना। तो अगर अपन मैनेजमेंट की बात करें, तो अगर थ्रोम्बस ज्यादा बन रहे हैं, तो उसका पहला मैनेजमेंट ही क्या देखने को मिलेगा, हेपेरिन का इंजेक्शन। यानी अगर किसी पेशेंट में आर्टीरियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है, तो सजेस्ट किया जाता है हेपेरिन इस थ्रोम्बस को बचाने के लिए, क्योंकि ब्लड आर्टीरियम में ही पड़ा रहता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के कारण ब्लड का एजेकुलेशन नहीं हो पाता है। और सेकंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कार्डियो वर्जन। अब ये कार्डियो वर्जन क्या होता है, तो कार्डियो वर्जन का बेसिक मीनिंग होता है कैसे भी अपन ट्रीटमेंट करके जो हार्ट की रेट और रिदम है उसको नॉर्मल कर देना। यानी कार्डियक वर्जन इज द मेडिकल मैनेजमेंट टू नॉर्मलाइज द रिदमिया या डिसरिदमिया को मेंटेन करना। और ये दो तरह का होता है, फर्स्ट ये होता है केमिकल, और सेकंड वन आपने सबने सुना होगा डिफिब्रिलेशन। तो यहाँ पे डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं, और जो केमिकल होता है वहां अपन यूज करते हैं एक ड्रग का जो अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज द डिजॉक्सिन। यानी डिजॉक्सिन का अगर कोई और काम पूछ ले कि डिजॉक्सिन क्या है, तो ये कार्डियो वर्जन ड्रग्स भी है। यानी कार्डियो वर्जन यानी डिसरिदमिया को क्योर करती है, हार्ट रेट को कम करने का काम करती है, क्योंकि यहाँ हार्ट रेट बढ़ चुकी है। तो ये सब डिस्कशन था इसका डिसरिदमिया में यूज। फिर अपन सेकंड यूज इसका देखते हैं, वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के में। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, तो हार्ट फेलियर और इसके बारे में अपन डिटेल में यहाँ देखते हैं। तो हार्ट फेलियर बेसिकली क्या होता है, देखो फेलियर का सिंपल मीनिंग होता है कि आप इफेक्टिवली काम नहीं कर पाए। जैसे कि 100 में से 35 नंबर लाके आप पास हो सकते हैं, तो अब आप भले 22 लाए हो, चाहे आप 24 लाए हो, चाहे 18 लाए हो, या आप 34 भी क्यों ना लाए हो, आप फेलियर हो। क्यों फेलियर हो, क्योंकि आपने पासिंग मार्क्स अचीव नहीं किए हैं। तो हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर का सिंपल मीनिंग होता है अनेबल टू पंप enough blood as per body's metabolic need। अब जो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड होती है, जो वाइटल्स ऑर्गन को चलाने का काम करती है, उतनी भी अगर डिमांड ब्लड के थ्रू हार्ट पंप करके ना पूरी कर पाए, तो वो फेलियर होता है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि
इसमें नॉट आपको याद रखना है कि नॉट कंप्लीट स्टॉप, कंप्लीट सप्लाई। यहाँ पे कंप्लीट सप्लाई जो होती है वो ब्लड की डिस्टर्ब नहीं होती है, स्टॉप नहीं होती है, कम हो जाती है, मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो दैट इज द हार्ट फेलियर, यानी अनेबल टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू द बॉडीज मेटाबॉलिक नीड। अब हार्ट फेलियर जब भी आप पढ़ेंगे तो हार्ट फेलियर के साथ एक टर्म जुड़ी होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दैट इज द CHF। तो कंजेशन किसका होता है, यहाँ पे अपन ने टर्म देखी है कंजेशन। कंजेशन, तो कंजेशन का मतलब होता है कूलिंग ऑफ ब्लड। कूलिंग का मतलब होता है ब्लड का इकट्ठा होना। तो हार्ट जब फेल हो जाता है, जब अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, तो ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है बॉडी में, आइदर इन द पल्मोनरी सिस्टम और आइदर इन द रेस्ट सिस्टम, यानी सिस्टमेटिक कूलिंग भी हो सकती है और पल्मोनरी कूलिंग भी हो सकती है। तो कूलिंग हमेशा नेसेसरी होती है, यानी कंजेशन हमेशा होगा। तो हार्ट फेलियर हमेशा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रूप में सामने आता है। और अगर कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का सिंपल सा फॉर्मूला पूछ ले आपको कि व्हाट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो दैट इज द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्या बोला मैंने यहाँ पे, इनफ ब्लड मेटाबॉलिक अनेबल टू पंप, यानी पंप नहीं कर पाता है, यानी कार्डियक आउटपुट उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसमें डिक्रीज कार्डियक आउटपुट प्लस क्या होगी, कंजेशन, यानी ब्लड का क्या होना, इकट्ठा होना। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, इसको आपको दिमाग में बिठाना है हार्ट फेलियर के लिए। तो हार्ट फेलियर क्या होता है, दैट इज द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट प्लस कंजेशन। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ये एक हार्ट फेलियर का फॉर्मूला है जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या चीज देखने को मिल रही है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। और डिजॉक्सिन क्या कर रही थी, डिजॉक्सिन कर रही थी आउटपुट को बढ़ाने का काम, क्योंकि ये एक पॉजिटिव ड्रग है, आइनोट्रॉप, पॉजिटिव आइनोट्रॉप है, जो क्या करती है, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट की स्क्वीज को बढ़ाती है, जिससे अपन ने देखा था फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। तो हार्ट फेलियर में बेसिकली कार्डियक आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम कौन करेगी, डिजॉक्सिन। और इसका यूज कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में भी करते हैं। तो ये हो गए इसके यूजेस के बारे में, आर्टीरियल फ्लटर और फिब्रिलेशन और हार्ट फेलियर का थोड़ा इंपॉर्टेंट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपन ने लिया। अब अपन बात करते हैं इसकी डोजेस फॉर्म के बारे में, कि डोज कैसे, यानी डिजॉक्सिन को कैसे दिया जाता है। तो डिजॉक्सिन बेसिकली आईवी और ओरल दोनों से दी जाती है, लेकिन इसका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा गुड होता है, इसलिए इसको टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। अब टैबलेट फॉर्म में ये पॉपुलर 3 डोजेस अवेलेबल होते हैं। अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में काम करते हैं तो ये 0.125, 0.25 और 0.5 3 डोज फॉर्म में अवेलेबल होती है। थेराप्यूटिक डोज अगर बात करें अपन, ब्लड में इसका थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका थेराप्यूटिक लेवल या रेंज होती है 0.5 से 2.0 mg/dl, ये इसका ब्लड में लेवल होता है। और इससे ऊपर के लेवल में ये डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी शो करती है, यानी डिजॉक्सिन का ब्लड में 2 mg/dl से लेवल बढ़ने पर डिजॉक्सिन क्या होता है, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स शो करता है। इसीलिए इस नैरो थेराप्यूटिक विंडो की वजह से इस ड्रग का क्या करना पड़ता है, TDM, यानी थेराप्यूटिक डोज मॉनिटरिंग इस ड्रग की करनी पड़ती है। अब ये TDM क्या होता है, ये मैंने आपको लिथियम वीडियो में बताया है, फर्स्ट वीडियो यानी लिथियम ड्रग्स में मैंने आपको इसको डिस्कस किया है। तो आप लिथियम वाले ड्रग का वीडियो जब भी देखेंगे तो उसमें मैंने TDM क्या होता है और क्या करते हैं उसका डिटेल दे रखा है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ आपने पढ़ा कि इसकी थेराप्यूटिक डोज होती है वो 0.5 to 2 mg/dl होती है। अब अपन बात करते हैं प्री इन्वेस्टिगेशन की, और इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके यूज, साइड इफेक्ट, नर्स रोल और प्री इन्वेस्टिगेशन। तो प्री इन्वेस्टिगेशन कब करवाते हैं किसी ड्रग की, तो जब भी किसी ड्रग्स की टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट पूछे तो सबसे पहले उसका मेथड ऑफ एक्सक्रीशन अपने को देखना होता है कि डिजॉक्सिन बॉडी से कहां से एक्सक्रीट आउट होती है, अनचेंज्ड, आइदर चेंज्ड। तो डिजॉक्सिन जो होती है वो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है, क्योंकि ये रीनल से यूरिन के थ्रू अनचेंज्ड अपन क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत पड़ती है दैट इज द
RFT यानी रीनल फंक्शन टेस्ट, या अपन USG KUB करवाते हैं, किडनी यूरेटर और ब्लड भी करवाते हैं इसके लिए। वाई ऐसा अपन क्यों करवाते हैं? क्योंकि डिजॉक्सिन इज द नेफ्रोटॉक्सिक, ये नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। और नेफ्रोटॉक्सिक क्यों होती हैं मैंने आपको बताया, बिकॉज एक्सक्रीट अनचेंज्ड थ्रू यूरिन, ये यूरिन के थ्रू अनचेंज्ड बाहर निकलती है शरीर से, जैसा कि अपन ने कंज्यूम किया है। तो ये अनचेंज्ड होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, इसलिए इसका अपन करवाते हैं सबसे पहले USG KUB टेस्ट करवाते हैं। तो फर्स्ट अपने को ये टेस्ट करवाना है। सेकंड अगर पूछे कि सेकंड प्री इन्वेस्टिगेशन डिजॉक्सिन देने से पहले क्या चेक करेंगे, तो अपन चेक करेंगे बॉडी में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट में जो डिजॉक्सिन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज द पोटाशियम। एक टर्म मैंने आपको लिथियम ड्रग के टाइम भी पढ़ाई थी, दैट इज द लीना डीके, यानी लिथियम ड्रग सोडियम चेक करते हैं और डिजॉक्सिन ड्रग के साथ अपन क्या चेक करते हैं, पोटाशियम, यानी सीरम पोटेशियम लेवल अपन चेक करते हैं। यानी सीरम पोटेशियम लेवल के बढ़ने घटने ऊपर नीचे होने से डिजॉक्सिन की इफेक्टिवनेस, आइदर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, इसलिए अपन सीरम पोटेशियम लेवल को चेक करते हैं। और यहाँ पे लग गया था, ये भी देख लो कि आप पोटेशियम का लेवल कितना होता है, तो पोटेशियम का लेवल होता है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये बॉडी में इसका नॉर्मल लेवल देखने को मिलता है। थर्ड जो अपन प्री इन्वेस्टिगेशन करते हैं दैट इज द वाइटल, अपन वाइटल साइन चेक करते हैं। और वाइटल साइन में आप वीडियो पॉज करें और गैस करें कि कौन सा वाइटल साइन चेक करेंगे। तो पहले अपन इतनी देर से डिस्कस करते हैं कि डी से डिजॉक्सिन, डी से दिल, डी से धड़कन यानी हार्ट रेट, और हार्ट रेट को ये कम करने का काम करती है। तो वाइटल साइन में अपन चेक करेंगे पेशेंट की हार्ट रेट। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट कम करने का काम करती है, और जब भी पेशेंट की हार्ट रेट ऑलरेडी कम होगी, यानी पेशेंट ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया में होगा, तो ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। अपन इसका डोज आइदर होल्ड करेंगे आइदर स्टॉप कर देंगे इस ड्रग को। अब अपन बात करते हैं डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के बारे में, कि डिजॉक्सिन किस कंडीशन में टॉक्सिक हो जाती है। तो कॉजेस क्या देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला जो कॉज देखने को मिलता है दैट इज द हाइपरकैलेमिया। मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है डीके, यानी डिजॉक्सिन और पोटेशियम के लेवल के ऊपर। तो डिजॉक्सिन कब टॉक्सिसिटी शो करेगी, जब पोटेशियम का लेवल शरीर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी बॉडी में पोटेशियम का लो लेवल हो जाएगा तो किडनी का जो फंक्शन है यानी रीनल जो है वो डिजॉक्सिन को पोटेशियम मान के शरीर में रिटेन करना चालू हो जाएगा, यानी वो पोटेशियम की जगह डिजॉक्सिन को रोकना चालू कर देगा। और इस तरह से डिजॉक्सिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगी, और इससे कम पोटेशियम की मात्रा से, कम पोटेशियम के लेवल से डिजॉक्सिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। यानी जब भी लेवल पोटेशियम का 3.5 इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट से कम होगा पर लीटर से, तब ये क्या शो करेगी, टॉक्सिसिटी शो करेगी। यहां आपको एक प्यारी इक्वेशन और याद रखनी है कि हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम का कम लेवल, उससे क्या देखने को मिलता है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। लेकिन जब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, यानी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया। आगे बात समझ में, यानी हाइपोकैलेमिया कॉजेस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉजेस हाइपरकैलेमिया। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। मैग्नीशियम का लेवल जब भी बॉडी में कम होता है, यानी हाइपोमैग्नीशिया की कंडीशन में भी क्या देखने को मिलती है, ये ड्रग टॉक्सिसिटी शो करती है। नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल की अगर अपन बात करते हैं तो ये 1.6 से 2.5 mg/dl होता है इसका लेवल। तो अगर ये 1.6 से कम हो जाता है तो मैग्नीशियम की मात्रा जब भी 1.6 mg/dl से कम होती है तो ये डिजॉक्सिन के लिए टॉक्सिक इफेक्ट देता है। फिर आता है हाइपरकैलेमिया, यानी कैल्शियम का लेवल जब भी शरीर में बढ़ता है
तो ये डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी शो करती है। और कैल्शियम का लेवल कब बढ़ता है, नॉर्मल लेवल की अगर बात करें तो नॉर्मल लेवल इसका होता है 8.5 से 11.0 या कई एक भी मानते हैं मिली इक्विवेलेंट पर mg/dl। तो ये लेवल जो होता है इससे अगर 11 से ज्यादा देखने को मिले तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है। यानी सीरम इलेक्ट्रोलाइट में तीन चीजें, पोटेशियम इंपॉर्टेंट है यानी डीके इंपॉर्टेंट है, लिथियम में सोडियम इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम का लेवल कम होना, मैग्नीशियम का लेवल कम होना, लेकिन साथ ही साथ कैल्शियम का लेवल बढ़ना, इन तीनों कंडीशन से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। फोर्थ और सिंपल सा लॉजिक है, एल्डर पेशेंट यानी ओल्ड एज पेशेंट में क्या होती है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। अब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या होती है, क्योंकि ये किडनी से एक्सक्रीट आउट कम होने लग जाती है और जैसे जैसे एल्डर यानी एज बढ़ती है, एज जैसे जैसे ग्रो करती है, रीनल हेल्थ जो होती है या रीनल जनरल कंडीशन जो होती है वो पुअर हो जाती है, रीनल पुअर हो जाती है कंडीशन, यानी किडनी का फंक्शन धीरे धीरे डिरेंज होने लग जाता है। उस वजह से क्या देखने को मिलती है, उस वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी अपने को देखने को मिलती है। तो अगर क्वेश्चन सिनारियो बेस्ड आ जाए, अब पेशेंट इज 75 ईयर ओल्ड, तो आप उस एज को भी ध्यान में रखना है कि इस बढ़ी हुई एज के कारण किडनी के फंक्शन यानी 1% नेफ्रॉन हमेशा डैमेज होते हैं एज के साथ साथ, तो उसके कारण डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी मिलती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बना के लाता है। और इसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है सिंपल से याद करने के लिए कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी क्या होती है, तो वो ना रिदम कल विजिट करेगी गायनी में, ये इसकी ट्रिक है। और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं, तो वो ना वो से सिंपली सभी को पता है, वोमिटिंग और एन से नोजिया। तो नोजिया और वोमिटिंग जो है वो दो सिम्टम देखने को मिलते हैं, और यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि ये जो सिम्टम है ये है अर्लीएस्ट, यानी सबसे पहले डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होते ही सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिलते हैं वो है नोजिया वोमिटिंग, और मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं वो भी है नोजिया वोमिटिंग। तो आपको अगर पूछ ले कि सबसे अर्ली और सबसे कॉमन सिम्टम्स जो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी से देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं सोडियम NaNO यानी वो ना यानी वोमिटिंग, और नोजिया यानी नोजिया वोमिटिंग मोस्ट कॉमन एंड अर्लीस्ट इस देखने को मिलता है साइन एंड सिम्टम टॉक्सिसिटी का। फिर अपन बात करते हैं रिदम की। तो अभी अपन ने देखा कि डिजॉक्सिन क्या करती है, ये हार्ट रेट को कम करने का काम करती है, नहीं रिदम पे क्या डालेगी, तो ये रिदम को कम करेगी, यानी ये ब्रेडिकार्डिया करेगी टॉक्सिसिटी। यानी जब भी ये डिजायर यानी थेराप्यूटिक डोज के अंदर हार्ट रेट को कम करती है और इसकी ओवरडोज होती है तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, यानी अपने को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, अपने को देखने को मिलेगा ब्रेडिकार्डिया, यानी हार्ट रेट कम हो जाएगी। इसके साथ ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है के यानी पोटेशियम से। यहां मैंने आपको बताया था कि हाइपोकैलेमिया कॉजेज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिसिटी कॉजेज द हाइपरकैलेमिया। तो जब भी टॉक्सिसिटी होगी तो उसके साइन एंड सिम्टम में इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, पोटेशियम बढ़ेगा, यानी हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा अपने को। सिंपल से गणित है ये। विजिट यानी विजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, विजन जो होता है वो येलो हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से कैसा विजन होता है, येलो विजन होता है, और इसकी टर्मिनोलॉजी पूछी गई थी, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं येलो विजन। येलो विजन इसको एक और नाम से भी जानते हैं मेडिकल टर्म, जिसको कहते हैं ज़ैंथोप्सिया। और ज़ैंथोप्सिया में क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है हेलो रिंग्स अराउंड लाइट। तो लाइट के हेलो रिंग्स देखने को मिलती हैं किसी भी लाइट सोर्स के आसपास, ऐसी लाइट्स देखने को मिलती है अगर कहीं पे क्या लगी भी हो, लाइट सोर्स होती है, हेलो रिंग दिखाई देती है आसपास में। तो इस तरह की डिजीज को, इस तरह के विजन को अपन कहते हैं ज़ैंथोप्सिया, यानी येलो विजन देखने को मिलता है किसके साथ, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के बाद। लास्ट गाइनी यानी गाइनेकोमैस्टिया, गाइनी में यानी गाइनेकोमैस्टिया
मेस्टिया की कंडीशन यानी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलता है मेल में, ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं मेल में, इसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो ये टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम है। इसकी ट्रिक है वो ना रिदम कल विजिट करेगी गायनी में, और नोजिया और वोमिटिंग इसके मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम है। अब अपन देखते हैं कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो तो गई, यानी टॉक्सिसिटी कब होती है, जब डिजॉक्सिन का लेवल 2.0 मिलीग्राम पर डीएल से बॉडी में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो सर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो चुकी है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ड्रग्स जो काम में लेते हैं वो अपन काम में ले सकते हैं इसमें बीटा ब्लॉकर काम में ले सकते हैं अपन, बीटा ब्लॉकर, लोल यानी टीमोलोल, इस्मोलोल, मेटाप्रोलोल, बिस्प्रोलोल, ये सारी ड्रग्स, लोल वाली ड्रग्स अपन इसमें काम में ले सकते हैं। अपन इसमें एसीई इनहिबिटर काम में ले सकते हैं, प्रिल वाले, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये सब ड्रग्स इसके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में अपन यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा खास क्वेश्चन बनता नहीं है। कभी कभार इसके एंटीडोट से क्वेश्चन बन सकता है कि डिजॉक्सिन का अगर टॉक्सिसिटी लेवल बहुत ज्यादा हो गए और एक्यूट टॉक्सिसिटी होने की कंडीशन में अपन जिस ड्रग से ट्रीट करते हैं दैट इज द डिजॉक्सिन एंटीडोट, जिसको अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है डीजी बाइंड। डीजी बाइंड इसको क्या बोलते हैं, डीजी बाइंड बोलते हैं। ये डिजॉक्सिन के साथ बाइंड हो जाती है, और इसका फुल फॉर्म अगर कोई पूछ ले तो वो होता है डिजॉक्सिन फ्रैक्शनल एंटीबॉडीज ना। तो डिजॉक्सिन फ्रैक्शनल एंटीबॉडीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं, डिजॉक्सिन इम्यूनोफ्रैक्शनल, ये एंटीबॉडीज अपन इसके एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं। अब अपन पढ़ते हैं साइड इफेक्ट विद डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन के साथ साथ क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं अगर कोई पूछ ले तो एंजाइटी देखने को मिलती है पेशेंट में अनयूजुअल फटीग देखने को मिलता है, और पेशेंट में हेलुसिनेशन यानी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होने की कंडीशन में भी जो परसेप्शन मिसपरसेप्शन होता है दैट इज द हेलुसिनेशन। और मोस्ट कॉमन जो इसमें देखने को मिलता है वो है विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है डिजॉक्सिन की साइड इफेक्ट के रूप में। अब अगर पूछ ले कि एडवाइस विथ डिजॉक्सिन थेरेपी, और यहाँ से नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं कि डिजॉक्सिन थेरेपी अगर किसी पेशेंट को चल रही है तो आप क्या एडवाइस करेंगे। तो आपने अभी तक इतना पढ़ लिया है, उसके बेस में आप दिमाग लगाइए और सोचिए कि डिजॉक्सिन के साथ अपन क्या एडवाइस करेंगे। तो फर्स्ट जो एडवाइस करेंगे दैट इज द, अपन इसको कब देंगे, जब हार्ट रेट नॉर्मल होती है, यानी मॉनिटर पल्स बिफोर ईच डोज। डिजॉक्सिन की हर डोज से पहले अपने को क्या करनी है, हार्ट रेट मॉनिटर करनी है, क्योंकि अगर पेशेंट ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में हुआ तो और ज्यादा ब्रेडिकार्डिया टॉक्सिसिटी हो सकती है। सेकंड अपन ने बात की थी कि पोटेशियम रिच डिजॉक्सिन जो होता है वो हाइपोकैलेमिया के साथ टॉक्सिसिटी करता है, यानी अपने को भरपूर मात्रा में पोटेशियम रिच डाइट लेनी है जिससे अपन इसकी टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कर सकें। प्रिवेंट टॉक्सिसिटी है ना, जो किसकी वजह से देखने को मिलती है अपने को, हाइपोकैलेमिया की वजह से देखने को मिलती है। अब पल्स रेट मॉनिटर करें तो पल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नॉर्मल पल्स सबको पता है, और अगर अपन बात करें कि इसको स्टॉप कब करेंगे तो मॉनिटर अपन अगर बात करें एडल्ट की, तो अडल्ट में अगर पल्स 8 बीट पर मिनट के नीचे हो जाए तो अपन इस ड्रग को स्टॉप कर देंगे। अगर चिल्ड्रन की अगर बात करें तो 70 से कम हो जाए तो इस ड्रग को स्टॉप कर देंगे। और अगर इन्फेंट की अगर बात करें तो अगर 90 बीट पर मिनट से नीचे हार्ट बीट चली जाती है तो डिजॉक्सिन को अपन स्टॉप कर देंगे। यानी हर डोजिंग से पहले अपन हार्ट रेट चेक करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि अगर कोई पेशेंट है उसकी हार्ट रेट 60 से नीचे है तो डिजॉक्सिन क्या करेंगे, अपन डिजॉक्सिन स्टॉप कर देंगे। और अगर इन्फेंट लिखा हुआ है तो आपको हार्ट रेट बिलो द 90 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं, और ये कुछ एडवाइस यानी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्वेश्चन है तो डिजॉक्सिन से देखने को मिलते हैं। अब अपन एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रग इंटरेक्शन विद द डिजॉक्सिन।
कई सारी दूसरी ड्रग्स जो होती हैं वो डिजॉक्सिन के साथ इंटरेक्ट करती हैं। आइदर ये डिजॉक्सिन के इफेक्ट को बढ़ा देती हैं, आइदर ये डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कॉज कर देती हैं। तो डिजॉक्सिन को देते टाइम वो प्रिस्क्रिप्शंस को भी अपने को ध्यान से देखना है कि इसके साथ साथ क्या ड्रग चल रही है। तो अगर डिजॉक्सिन के साथ किसी पेशेंट को डायूरेटिक्स चल रही हैं, आइदर वो लूप डायूरेटिक्स हो या वो थायजिड्स हो, ये अगर ड्रग्स चल रही हैं, जिसके एग्जांपल अगर बात करें तो आप सभी ने पढ़ा होगा लेसिक्स या जिसको फ्रूसामाइड भी कहते हैं। तो ये अगर ड्रग चल रही है तो डिजॉक्सिन क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी। डायूरेटिक्स के साथ डिजॉक्सिन की क्या देखने को मिलेगी, टॉक्सिसिटी। अब ऐसा क्यों होता है, तो जब भी अपन डायूरेटिक्स देते हैं बॉडी में तो पोटेशियम का लेवल शरीर में कम होने लग जाता है। लूप डायूरेटिक्स से क्या होता है, लॉस ऑफ सीरम पोटेशियम। या सिंपल सी अगर बात करें तो इससे क्या देखने को मिलता है अपने को, हाइपोकैलेमिया। यानी जब भी डायूरेटिक्स का यूज अपन करते हैं बॉडी में तो बॉडी में जो एक चीज देखने को मिलती है दैट इज द हाइपोकैलेमिया। और इतने टाइम से अपन देखते आ रहे हैं कि हाइपोकैलेमिया इज द कॉज ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। यानी इससे क्या हो जाएगा, इससे देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया से टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो जब भी डिजॉक्सिन ड्रग के साथ अगर डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब कर रखी है तो आपको कॉजनली उसका यूज करना है, क्योंकि डायूरेटिक्स से पोटेशियम लॉस होता है और हाइपोकैलेमिया की कंडीशन से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। सेकंड आता है एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर क्या करते हैं, बेसिकली ये पोटेशियम के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। ये नहीं, ये हाइपर कैलेमिया कॉज करते हैं। और हाइपर कैलेमिया कॉज करने की वजह से यहाँ क्या देखने को मिल सकता है, देखो हाइपोकैलेमिया की वजह से इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो हाइपर कैलेमिया की वजह से क्या होगा, इसका इफेक्ट जो होता है वो कम देखने को मिलता है, यानी डिक्रीज डिजॉक्सिन इफेक्ट। ये आपको दो इंटरेक्शन याद रखने हैं इस ड्रग के साथ, कि अगर इसके साथ एसी इनहिबिटर चल रहे हैं तो वो डिजॉक्सिन की इफेक्टिवनेस को कम कर देंगे, और अगर इसके साथ क्या चल रहे हैं, डायूरेटिक्स चल रहे हैं, तो ये डायूरेटिक्स डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को प्रोन कर देंगे। अब कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं डिजॉक्सिन के साथ। तो जब भी डिजॉक्सिन ड्रग पे पेशेंट होता है तो ईसीजी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये चेंजेस क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, यानी पीआर इंटरवल में बढ़ोतरी होती है। पीआर इंटरवल यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है क्यूटी इंटरवल, यानी शॉर्टन क्यूटी इंटरवल। यहाँ पे टी वेव जो होती है वो इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है, और एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। तो ये चार चीजें देखने को मिल सकती हैं डिजॉक्सिन ड्रग के साथ, यानी प्रोलॉन्ग क्यूआर इंटरवल, सॉरी पीआर इंटरवल, दूसरा शॉर्टन क्यूटी इंटरवल, थर्ड टी सेगमेंट टी वेव जो होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, और फोर्थ जो देखने को मिलता है दैट इज द एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। तो ये चार चीजें अगर कभी सिंपली वन शॉट में इसका क्वेश्चन पूछ लेता हूं। फिर जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, यानी डिजॉक्सिन को कब नहीं देते हैं, डिजॉक्सिन के क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। तो फर्स्ट इज द ब्रेडिकार्डिया, जो मैंने यहाँ अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि जब भी हार्ट रेट 90 से कम हो जाती है एडल्ट में तो इसको स्टॉप कर देते हैं। क्यों ब्रेडिकार्डिया में, क्योंकि डिजॉक्सिन खुद हार्ट रेट को कम करने का काम करती है। याद करो, क्योंकि एक नेगेटिव प्रोमोट्रोपिक ड्रग है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन तीनों टर्म्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो वो आपको पूरी ड्रग समझने में बहुत हेल्प करेगी। सेकेंड, रीनल डिजीज में, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक होती है तो रीनल की डिजीज में भी अपन इसको यूज नहीं करते हैं। और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में, यहां मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसको यूज नहीं करते हैं, किसमें, आर्टीरियल में ही यूज करते हैं, वेंट्रिकल में यूज नहीं करते हैं। क्योंकि वेंट्रिकल या वीटी की कंडीशन में जो अपन ड्रग यूज करते हैं, आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में अपन जो कार्डियोवर्जन करते हैं वो लिग्नोकैन ड्रग यूज ले सकते हैं, लिग्नोकैन। और ये क्लास
अगर इसकी क्लास भी बताएं तो इसकी क्लास फर्स्ट बी क्लास से बिलोंग करती है। कार्डियक ड्रग क्लास फर्स्ट बी से ये बिलोंग करती है, तो इसका यूज करते हैं। तो वीटी की कंडीशन में भी जो होती है डिजोक्सिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है एग्जाम्स के अंदर। कि ब्रेडिकार्डिया में इसका यूज नहीं करते हैं, आइदर आपको सीधा ब्रेडिकार्डिया दे, आइदर आपको हार्ट रेट दे, सिनारियो बेस दे, रीनल कंडीशन, या अपन इसको ओल्ड पेशेंट भी बोल सकते हैं जिनमें रीनल डिजीजेस देखने को मिलती हैं, और थर्ड इज द वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जहां अपन लिग्नोकेन का यूज कर रहे हैं। तो ये था पूरा लेक्चर डिजोक्सिन ड्रग के बारे में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और नॉर्सेट वाईफाई चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही इंपोर्टेंट ड्रग्स आने वाले टाइम पे अपन फार्मा सीरीज के साथ, फार्मा स्नैप सीरीज के साथ ऐड करेंगे। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।